नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज हम सिंधु घाटी सभ्यता अर्थात इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू करेंगे। ये भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, या यूँ कहें यहीं से भारतीय इतिहास का आरंभ होता है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप ये पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यहाँ से जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपसे आसानी से बनेगा। बहुत ही सरल तरीके से, ट्रिक के माध्यम से, मैप के माध्यम से इस टॉपिक को आज हम पूरा कवर करेंगे। अगर आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम जैसे एग्जाम की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, या फिर आगामी जैसे शिक्षक भर्ती से संबंधित वर्ग 2 की तैयारी, वर्ग 3 की तैयारी, विज्ञान प्रयोगशाला छात्रावास अधीक्षक या फिर प्रयोगशाला परिचालक की तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं, तो कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा हमारे मोबाइल एप्लीकेशन अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस पर। रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ मिलेगा जिसको आप अपनी सुविधा अनुसार जब चाहे देख सकते हैं। डेमो आपको यूट्यूब और मोबाइल एप्लीकेशन दोनों पर मिल जाएगा। और यहाँ पर अभी अच्छा खासा हैवी डिस्काउंट भी चल रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे डिजिटल क्लासेस आपको मिलेगा, मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ इसी तरीके से, और यहाँ पर वीडियो के साथ साथ पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो और कोई भी पूछताछ करनी होगा तो यहाँ पर आपको इस नंबर पे कॉल कर लेना होगा, है ना। इसके अलावा अगर आप कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी खरीदना चाहें तो एप्लीकेशन में अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। तो शुरू करेंगे आज का टॉपिक। टॉपिक का क्या नाम है? सिंधु घाटी की सभ्यता। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में सबसे शुरू तो हम ये करते हैं कि इसका जो टाइम पीरियड है, मतलब कब से लेकर कब तक का जो काल है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का काल कहा जाता है। तो बहुत सारे बुक में अगर आप देखेंगे तो अलग अलग डेटा देखने को मिलता है। कोई बोलता है कि आज से 5000 साल पहले, 6000 साल पहले, कोई बोलता है 3500 ईस्वी में चालू हुआ, कोई बोलता है 3000 ईस्वी में चालू हुआ। तो जो सबसे ज़्यादा जिसको मानते हैं टाइम पीरियड, वो है 2350 ईस्वी पूर्व से लेकर ये चला कितना, 1750 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ईस्वी पूर्व। अगर इसका मतलब भी आप लोगों को नहीं पता, आप में से कुछ ऐसे लोग जिसको नहीं पता, तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, ईस्वी कहते हैं, ना कि ईस्वी पूर्व। तो एक रेफरेंस लिया गया था 0, ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं हैं उसको कहा जाता है ईस्वी। जैसे अभी 2024 चल रहा है, और इसके जन्म के बाद की जो घटनाएं हैं, इसके जन्म के पहले की जो घटनाएं हैं, पूर्व की घटनाएं, इसको हम कहते हैं ईस्वी पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म को एक रेफरेंस 0 ले लिया गया है। इसके पूर्व की घटनाएं को हम ईस्वी पूर्व, और इसके बाद की घटनाएं को हम ईस्वी कहते हैं। तो आज से लगभग देखिए 2350 में 2000 और जोड़ दीजिए, लगभग 4500 साल पहले की ये बात है। अब यहाँ पर हमको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी कैसे मिली? देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जानकारी हमको कैसे मिली, जैसे खुदाई करने के दौरान बहुत सारे ऐसे साक्ष्य मिले। अब साक्ष्य जो मिले उसका क्या किया गया, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा उसका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया। तो पता चला कि आज से लगभग 4500 5000 साल का ये मामला था। तो ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हमको मिलते हैं, और साक्ष्य जो मिलते हैं लिखित साक्ष्य होते हैं, मूर्ति कोई मिल गया, कोई सिक्का मिल गया, है ना। तो ऐसे साक्ष्य जिसमें विवरण होता है, और अगर कोई लिखित विवरण मिलता है और जिसको हम पढ़ पाते, अर्थ स्पष्ट कर पाते हैं, तो उसको हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। ये 3 काल आप समझिएगा, ठीक है। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक काल। तो प्रागैतिहासिक काल क्या था, जिसमें कोई लिखित विवरण मिलता ही नहीं। जैसे पाषाण काल है ना, पाषाण काल के बारे में अगर आप बात करेंगे तो कोई भी लिखित विवरण नहीं मिलता। आद्य ऐतिहासिक काल किसको हम कहते हैं, जिसमें लिखित विवरण तो मिलता है लेकिन उसको हम आज तक समझ ही नहीं पाए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसको आपको समझना होगा, इसलिए मैं आपको पहले पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है सिंधु घाटी सभ्यता, इसलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब लिखित विवरण मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा लिखित विवरण मिला है, लेकिन आज तक उसे कोई नहीं समझ पाया, इसलिए इसको कहते हैं हम आद्य ऐतिहासिक काल। और जहाँ पर लिखित विवरण मिलता है और जिसका अर्थ भी स्पष्ट किया जा चुका है, इसको हम कहते हैं ऐतिहासिक काल। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद के जितने भी काल है भारतीय इतिहास में, उसको ऐतिहासिक काल माना जाता है। और ध्यान देंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता को हम आद्य ऐतिहासिक काल मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके लिखित विवरण को आज तक नहीं समझा जा सका है, ठीक है। सिंधु घाटी काल को देखिए आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। आद्य ऐतिहासिक काल को ब्रॉन्ज
कांस्य युग भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस काल में जैसे खुदाई हुआ तो इस काल के ज़्यादातर औजार, हथियार या मूर्ति वगैरह जो भी मिले वो ब्रॉन्ज, कांस्य के ही मिले, इसलिए इसको कांस्य युग भी कहा जाता है। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है। यह भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये सभ्यता अंग्रेजों को जैसे खुदाई वगैरह कर रहे थे तो काफ़ी टाइम से उन लोगों को पता चल गया था कि भारत में बहुत प्राचीन सभ्यता और बहुत विकसित सभ्यता थी, लेकिन वो भारतीयों से छुपा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो भारतीयों की मानसिकता है वो अंग्रेज अच्छा नहीं करना चाह रहे थे। वो क्या चाह रहे थे कि भारत को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जाए। अब जैसे भारतीयों को पता चल जाता कि हमारा जो अस्तित्व है, मान के चलिए कि आज से 5000 साल पहले हम कितने विकसित थे, ये भारतीयों को पता चलेगा, तो वो गुलामी की जो मानसिकता से है आज़ाद होने की कोशिश करेंगे, और ये अंग्रेज नहीं चाहते थे, इसलिए शुरू में तो छुपा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं रेडियो कार्बन C14 विश्लेषण पद्धति। ये जो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो तिथि का एक अनुमान लगाया गया, वो स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व बताया गया है, जो सर्वाधिक मान्य, सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है। ऐसे बहुत सारे कालखंड निकाले गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसी को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे मुख्यतः उसको कहाँ के निवासी माना गया? द्रविड़ एवं भूमध्य सागरी थे। ठीक है, तो इसको एक फैक्ट की तरह याद रख लीजिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। ये जो एरिया था ये सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा मैप आपको दिख रहा है। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के नामकरण को लेकर भी बहुत सारे तथ्य है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता भी हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा सिंधु सरस्वती घाटी की सभ्यता भी इसको कहा जाता है। ऐसे बहुत अलग अलग नाम हैं। तो इसके नामकरण को हम समझेंगे कि इसके नाम के पीछे क्या बात है। ठीक है, तो पहला नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु इसलिए क्योंकि ये जो सभ्यता थी वो सिंधु नदी के आसपास ही बसी हुई थी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सिंधु नदी के आसपास ही ये सभ्यता बसी हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता इसको कहा गया, और सिंधु नदी को उस समय इंडस नदी कहा जाता था। ठीक है, अगला है आपका हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता इसको क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि जो सबसे पहले खोजा गया नगर था इस सभ्यता का, उसका नाम था हड़प्पा। हड़प्पा इस काल का खोजा गया पहला नगर था। 1921 के आसपास खोजा गया दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। आगे हम देखेंगे कौन कौन से नगर को किसने खोजा और किस नगर में क्या क्या मिला। जनरली ये पूछा जाता है ना कि किस नगर को किसने खोजा और कौन से नगर से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, सबसे ज़्यादातर ये पूछा जाता है। उसको तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। अगला है कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि खुदाई के दौरान बड़ी मात्रा में कांसे का सामान मिला। सिंधु सभ्यता की खोज किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया जाए तो राय बहादुर दयाराम साहनी, इन्होंने सबसे पहले क्या खोजा था? हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। इसीलिए आपको डायरेक्ट याद रखना है कि राय बहादुर दयाराम साहनी को ही सिंधु घाटी की सभ्यता के खोजकर्ता के नाम से जाना जाता है। अब है सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, कि इसका जो पूर्वी हिस्सा से लेकर दक्षिणी हिस्सा, पश्चिमी हिस्सा और आपका पश्चिम, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, मतलब कहाँ कहाँ तक ये चारों तरफ फैला हुआ था वो हम देखेंगे। तो सिंधु सभ्यता का कुल क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर, एग्जैक्टली इसका 12,99,600 वर्ग किलोमीटर या फिर 13 लाख वर्ग किलोमीटर, ऐसे रफली याद कर लेना। और इसकी जो आकृति थी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी जो आकृति थी इस एरिया का वो त्रिभुजाकार थी। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर फैला हुआ। तो ये भारत का जैसे मैप हो गया, तो सबसे अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो उत्तरी सीमा था मांडा, ये जम्मू कश्मीर के आसपास था। ये मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा, जो कि जम्मू कश्मीर के आसपास था। और सब सीमा में आपको एक नदी का नाम भी याद रखना है। ये जो मांडा था वो कौन से नदी के पास?
ऐसा पूछा जा सकता है, तो चेनाब नदी के तट के आसपास। अब आते हैं दक्षिणी में, तो इसके दक्षिणी में सीमा का नाम है आपका दैमाबाद, है ना। और ये जो दैमाबाद है ये महाराष्ट्र में है। और ये दैमाबाद जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी सीमा था, वो कौन सी नदी के आसपास था, ऐसा पूछा जा सकता है। तो गोदावरी नदी, कहीं कहीं पर गोदावरी ना लिखकर प्रवरा ऐसा भी लिखा रहता है, प्रवरा नदी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आते हैं इधर हम पश्चिमी सीमा की ओर। तो पश्चिमी सीमा, इसका नाम है सुध कांगेंडोर, ये बलूचिस्तान में पड़ता है। तो पश्चिमी सीमा का नाम याद रखेंगे। और पश्चिमी सीमा कौन से नदी के पास, तो इसका नाम है दाश्क नदी, ठीक। अब आते हैं इधर पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, और ये जो आलमगीरपुर है मेरठ अर्थात उत्तर प्रदेश के आसपास। और यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु घाटी की सबसे पूर्वी सीमा ये है जो कि हिंडन नदी के पास है ना। तो ऐसे 4 नदियों के नाम, और सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी कौन कौन से है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का डिस्टेंस भी पूछ दिया जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता में अगर आप देखेंगे तो ये वाला डिस्टेंस जो है उत्तर से दक्षिण, ये लगभग 1400 किलोमीटर, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये लगभग 1600 किलोमीटर के आसपास था। आकृति याद रखेंगे ऐसे त्रिभुजाकार। आकृति क्या था? त्रिभुजाकार। आकृति त्रिभुजाकार, ठीक। तो हमने देख लिया भौगोलिक विस्तार। अब आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख हम नगर की बात करें। तो ऐसे सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे नगर थे, और बेसिकली ये बहुत डेवलप्ड और नगरी सभ्यता थी, है ना। तो सिंधु घाटी एक नगरी सभ्यता थी, लेकिन 7 ऐसे महानगर थे जिसको सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम बात करें तो महानगर की संज्ञा दी गई थी। और ये जो 7 महानगर थे वो कौन कौन से थे? तो पहला हड़प्पा हो गया आपका, दूसरा मोहनजोदड़ो, तीसरा चन्हूदड़ो, चौथा कालीबंगन, 5वां लोथल, 6वां बनावली और 7वां धौलावीर। इसके अलावा भी और अन्य नगर थे, उस पर हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो याद रख लीजिएगा। उसके बाद एक एक करके, जैसे हड़प्पा सभ्यता के बारे में मैं आपको बताऊंगा, मोहनजोदड़ो के बारे में बताऊंगा, एक एक करके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो आपको इसी टेबल में नज़र आ जाएगा। जैसे हड़प्पा सभ्यता, ये जो हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा नगर है, तो ये जो हड़प्पा नगर है इसके खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। किस वर्ष में खोजा गया? 1921 में। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे बसा था? रावी नदी के किनारे। और वर्तमान में इसकी स्थिति कहाँ पर है? तो वर्तमान में ये पाकिस्तान, पंजाब प्रांत, मोंटगोमरी जिला के आसपास। मैं आपको यहाँ पर मैप भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे हड़प्पा जो है रावी नदी के पास है, ठीक है। और ये जो हिस्सा है अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक। तो एक एक करके मैं आपको अभी टेबल में ये नाम बतलाता हूँ, फिर मैं आपको मैप में लेकर जाऊँगा। अगला है मोहनजोदड़ो। तो इसके जो खोजकर्ता थे वो थे राखालदास बनर्जी। 1922, जस्ट 1 साल बाद, सिंधु नदी के तट पर स्थित मोहनजोदड़ो, जो अभी कहाँ पर है? पाकिस्तान, सिंध प्रांत, लड़काना जिले पे। तो ये जो दोनों हैं ये आपका पाकिस्तान वाला जगह हो गया। इसके अलावा जो तीसरा है चन्हूदड़ो, ये भी वर्तमान में पाकिस्तान में है। इसके खोजकर्ता थे एन गोपाल मजूमदार। कई बार इसको एन जी मजूमदार ऐसे करके भी लिख दिया जाता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका पूरा नाम है यहाँ पर जी में गोपाल। ये 1931 में खोजा गया, और ये सिंधु नदी के तट पर है, पाकिस्तान सिंध प्रांत पर, ये भी वर्तमान में है। चौथा है कालीबंगन। ये किसने खोजा? अमलानंद घोष। 1953 में घग्गर नदी के तट पर है, और ये वर्तमान में राजस्थान गंगानगर जिला पर है। लोथल रंगनाथ राव ने खोजा 1955 में भोगवा नदी के तट पर, ये गुजरात अहमदाबाद जिला में है। उसके अलावा अगला है बानावली, रविंद्र सिंह बिष्ट। तो रविंद्र सिंह बिष्ट ने बानावली और धौलावीरा दोनों को खोजा। इसको 1974 में, इसको 90-91 के आसपास। बानावली आपका हरियाणा हिसार जिला में, और धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ जिला में, ठीक है। तो अब हम इसको मैप में लेकर चलते हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए ये रावी नदी है, रावी नदी के तट पर है हड़प्पा, जिसको 1921 में दयाराम साहनी ने खोजा, और ये पाकिस्तान के पंजाब वाला एरिया के मोंटगोमरी जिला पर स्थित है। अब यहाँ पर आते हैं, ये सिंधु नदी है, ठीक। तो सिंधु नदी में आप यहाँ पर आप देखेंगे तो एक है आपका मोहनजोदड़ो, और इसी नदी के दूसरे हिस्सा पर यहाँ पर आप है चन्हूदड़ो। मोहनजोदड़ो को 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है। और चन्हूदड़ो को किसने खोजा? एन गोपाल मजुमदार ने 1931 में, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। तो ये आपका भारत के बाहर के वाले बात हो गया। भारत के अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हरियाणा में बनावली, रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसको खोजा, हरियाणा में बनावली। और घग्गर नदी के तट पर कालीबंगन 1953 में अमलानंद घोष ने राजस्थान गंगानगर के किनारे है इसको खोजा गया। फिर यहाँ पर आप गुजरात में आप देखें तो गुजरात में दो है, धौलावीरा और लोथल। लोथल जो है 1955 में रंगनाथ राव ने इसको खोजा, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के आसपास है। धौलावीरा जो है कच्छ के आसपास है, 1991 में इसको रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको, है ना। इसको मैं आपको थोड़ा सा अभी जूम करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसको क्या है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस तरीके से, और अपने नोट्स में इसको आप क्या करेंगे, जैसा मैं बनाया हूँ वैसा आप इसको बनाइएगा, ताकि आपको ये सारी चीज़ें मैप में जब आप देखते हैं, रिवीजन करते हैं, तो फटाफट वो चीज़ क्लियर हो जाता है। और जब आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो थ्योरी आपके दिमाग में याद नहीं आएगा, मैप आपके दिमाग में याद आएगा कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे चंद्रदुर्ग था, और आप राइट लगा कर आओगे। इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि अपना नोट्स आप ज़रूर बनाइएगा, और नोट्स तो बनाना ही है, इसके साथ आपको रिवीजन मैपिंग से ही करना है। ठीक है, अब अगला है हड़प्पा। एक एक करके हम अब क्या कर रहे हैं, इन्हें जो प्राचीन नगर है उसके बारे में डिटेलिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो नगर है वो हड़प्पा। इसको 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तात्कालिक अध्यक्ष सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस नगर को खोजा था। कब? 1921 में। ठीक है, तो कई बार ये जो उस समय के पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष थे, इसका नाम भी पूछ दिया जाता है। इसका नाम है जॉन मार्शल। इन्हीं की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नगर को सबसे पहले खोजा था। चूंकि हड़प्पा नगर को सबसे पहला खोजा गया, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। इसकी जो वर्तमान में अवस्थिति है, हमने देखा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर ये स्थित है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है कि हड़प्पा सभ्यता से हमको, हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा नगर से, हम नगर की बात करें, हड़प्पा महानगर से हमको क्या क्या मिला। तो हड़प्पा से हमको कांस्य की इक्का गाड़ी, क्या मिला? कांस्य की इक्का गाड़ी, स्वास्तिक एवं चक्र के साक्ष्य। ये जो स्वास्तिक है आप देखेंगे हिंदू धर्म में इसका में बहुत बहुत महत्व है, हिंदू धर्म में स्वास्तिक का। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का उस समय का ये पहचान है ना, स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले। इसके अलावा स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, इसको उर्वरता की देवी कहा जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे स्त्री के गर्भ से निकला हुआ ऐसा पौधा जैसे दिख रहा है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर आपको स्वास्तिक या फिर कांस्य की इक्का गाड़ी के बारे में पूछ दिया जाता है। इसके अलावा क्या क्या मिला यहाँ पर? यहाँ पर श्रमिक आवास, अन्नागार। अन्नागार के बारे में आप वैसे बहुत जगह मिला है तो इसको इग्नोर कर सकते हैं, बहुत जगह अन्नागार मिला है। शंख का बैल, दक्षिण भाग में एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है जिसे R37 नाम दिया गया है। इसके अलावा सावधान पेटिका, गेहूं एवं जौ के दाने, इसके अलावा सीप का पैमाना इत्यादि। हड़प्पा में सर्वाधिक लेखयुक्त मोहरे भी प्राप्त हुए। सबसे ज़्यादा लेखयुक्त मोहरे कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा से प्राप्त हुआ। और सिंधु सभ्यता की दूसरी राजधानी के तौर पर इसको जाना जाता था। सिंधु सभ्यता की राजधानी के तौर पर मोहनजोदड़ो को जाना जाता था, और हड़प्पा को दूसरी राजधानी भी कहा जाता था।
कुछ विद्वानों ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी भी कहा है। ठीक है, तो हड़प्पा की इस सभ्यता की दूसरी राजधानी माना जाता है और मोहनजोदड़ो को पहला राजधानी माना जाता है। अगला है आपका मोहनजोदड़ो। अब ये जो मोहनजोदड़ो है इसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो जो शब्द है वो सिंधी भाषा का शब्द है। कौन से भाषा का? सिंधी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के एक साल बाद, हड़प्पा कब खोजा गया? 1921 में, और मोहनजोदड़ो को खोजा गया 1922 में। तो मोहनजोदड़ो को राखाल दास बनर्जी ने 1922 में खोजा। ये अभी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो ज़्यादातर ये पूछ दिया जाता है कि किस नदी के तट पर कौन सा नगर स्थित है ना? तो सिंधु नदी के तट पर। अब यहाँ से क्या क्या अवशेष मिला? विशाल अन्ना स्नानागार, विशाल स्नानागार यहाँ पे आप देखेंगे उस समय का स्विमिंग पूल समझ लीजिए, विशाल स्नानागार। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत इसी को माना जाता है, इस विशाल स्नानागार को सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना जाता है। इसके अलावा कांस्य नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिला। तो ये जो कांस्य नर्तकी की मूर्ति और विशाल स्नानागार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ज़्यादा पूछ दिया जाता है। इसके अलावा मातृदेवी की मूर्ति, पुजारी या फिर योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ मतलब शिव की मूर्ति। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो सिक्का है, ये जो सिंधु सभ्यता के जो जितने भी मुहरे हैं सिक्के वो सेलखड़ी के बने होते थे और चौकोर होते थे। देखिए गोल नहीं है, चौकोर है। इसके बारे में मैं आपको आगे बता दूंगा, है ना। तो चौकोर होते थे, सेलखड़ी के बने होते थे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पशुपतिनाथ अर्थात शिव की जो मूर्ति है इस मुद्रा पर अंकित है, और ये जो मुहर है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा सूती कपड़ा, हाथी का कपाल खंड, सबसे बड़े ईंट के साक्ष्य, ये इत्यादि मोहनजोदड़ो से मिला है। तो जो जो मैंने कलर से हाईलाइटेड किया हुआ है वो एकदम इम्पॉर्टेंट है, उसको आप ज़्यादा अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, पहले हम क्या कर रहे हैं, अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, फिर सबको एक साथ मैप में कंपेयर करके याद रखेंगे। अगला जो नगर है वो है चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो के खोजकर्ता एन गोपाल मजुमदार, 1931 में इसको खोजा गया। ये भी पाकिस्तान में सिंध प्रांत में, कौन सी नदी के पास? सिंधु नदी के तट पर स्थित। यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। कैसे पता चला सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था? क्योंकि ये थोड़ा दूर दराज एरिया में था। औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया कैसे होता है? नगर से थोड़ा दूर और उसके आसपास कोई घर वर नहीं होता है ना। तो इसी तरीके से इसके आसपास कोई दुर्ग मतलब किला नहीं था, कोई किले का अस्तित्व नहीं था। और यहाँ पर मनके बनाने के कारखाने इत्यादि के साक्ष्य मिला, इसलिए इसको औद्योगिक नगर का दर्जा दिया गया। तो चन्हूदड़ो के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, औद्योगिक नगर और मनके बनाने का कारखाना यहाँ से मिला, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा वक्राकार ईंटें मिली, ईंटों पर कुत्ते बिल्ली के पंजों के निशान मिले, अलंकृत हाथी, लिपस्टिक, कंघा इत्यादि भी चन्हूदड़ो से बरामद हुए। अगला है कालीबंगन। अब कालीबंगन कहीं पे लिखा होता है, कहीं पर कालीबंगा लिखा होता है। कालीबंगा का जो अर्थ है वो क्या होता है? कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियाँ, है ना। तो आप इसको कैसे रिलेट करके याद रखेंगे? सबसे ज़्यादा जो चूड़ियाँ जो हैं पारंपरिक, अगर आप वेशभूषा के बारे में बात करेंगे, भारतीय वेशभूषा के बारे में, तो भारतीयों के पारंपरिक वेशभूषा में सबसे ज़्यादा चूड़ियाँ कौन पहनते हैं? राजस्थान के लोग कहते हैं, है ना। और राजस्थान के लोग से ऐसे रिलेट करके आप याद रख लीजिएगा कि ये जो कालीबंगन है वो राजस्थान में है। बंगा मतलब बैंगल, इंग्लिश का बैंगल्स करके बंगा याद रखना। बैंगल्स का मतलब चूड़ियाँ, और काली मतलब कलर है काला। तो काले रंग की चूड़ियाँ का मतलब कालीबंगा का मतलब होता है। इसके खोजकर्ता अमलानंद घोष 1953 में। इसकी अवस्थिति कैसे याद रखेंगे? मैंने आपको बताया चूड़ी से याद रख लो। कहाँ की महिलाएं सबसे ज़्यादा चूड़ी पहनती है? राजस्थान। तो राजस्थान के गंगानगर जिले के घग्गर नदी के तट पर ये स्थित है। यहाँ से क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए? जूते हुए खेत, अग्निहवन कुंड, भूकंप के साक्ष्य, बेलनाकार मोहरे, कांच की मिट्टी की चूड़ियाँ, अलंकृत फर्श, नक्काशीदार ईंट का प्रयोग यहाँ पर हुआ। यहाँ के भवनों का निर्माण कच्ची ईंटों के द्वारा हुआ था। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगला है लोथल।
लोथल जो वर्ड है ये एक गुजराती वर्ड है। तो लोथल का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुजराती में लोथल लोथ और थाल का संयोजन है, इन दोनों शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब मृतकों का टीला। कई जगह अगर आप सर्च करेंगे तो मृतकों का घाव भी ऐसा लिखा हुआ आता है। इसके खोजकर्ता डॉक्टर रंगनाथ राव, 1955 में इसको खोजा गया। ये गुजरात में है, भोगवा नदी के तट पर और अहमदाबाद के आसपास ये क्षेत्र है। लोथल, अब देखिए गुजरात समुद्री एरिया के आसपास है, तो आप कैसे याद रखेंगे? समुद्र में क्या होगा? बंदरगाह होगा। तो लोथल जो है सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। यहीं से बाहर के देशों से ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। तो सिंधु सभ्यता का लोथल क्या था? बंदरगाह था। सागर तट में स्थित होने के कारण पश्चिमी देशों, जो वेस्टर्न देश है, पश्चिम देश है, वहाँ से व्यापार होता था। इसके बारे में कैसे पता चला? क्योंकि बाहर के जो देश थे, फारस के 3 मोहर यहीं से बरामद हुए, है ना। प्राप्त अवशेष क्या क्या? एक तो बंदरगाह, गोदी बाड़ा इसको कहा जाता है, या फिर जहाज़ों की गोदी। तो बंदरगाह यहाँ से प्राप्त हुआ। लोथल के रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले। ठीक है, ये लोथल के आसपास है, हालांकि लोथल और रंगपुर अलग अलग हो गया। तो अगर आप गुजरात की बात करें तो जैसे यहाँ पर लोथल है, यहाँ पर रंगपुर है, ऐसे मैप में हम आगे बनाएंगे, और यहाँ दोनों जगह से चावल बरामद हुए, चावल के साक्ष्य। लोथल क्या है? लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, है ना। इसके अलावा धान की भूसी, धान और बाजरे का साक्ष्य, 3 युगल समाधियाँ, छोटा दिशा मापक यंत्र, ये सब लोथल से या आपके बरामद हुए। तो लोथल गुजरात में है। आप कैसे याद रखेंगे? देखिए, ढोकला से आप ढोकल आ की मात्रा निकाल देना, ढोकल लोथल ऐसे मिला जो लग रहा है ना। ढोकला कहाँ का फेवरेट डिश है? कहाँ का डिश है? गुजरात का। तो लोथल जो है ये गुजरात में है, ऐसे याद रख लेना। जैसे हमने काली बंगा चूड़ी से याद रखा, चूड़ी सबसे ज़्यादा राजस्थान के लोग पहनते हैं, राजस्थान की महिलाएं, है ना। तो काली बंगा, काली चूड़ियाँ, उसका अर्थ होता है। तो ऐसे कनेक्ट करके कुछ भी अपने तरीके से ट्रिक बना लीजिएगा। जरूरी नहीं है जो मैं बना रहा हूँ आप उसी को बनाएं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप मैं जो बता रहा हूँ उसको याद रख सकते हैं, या फिर अपने तरीके से थोड़ा क्रिएटिव होकर सोचिए और ट्रिक्स बनाए, है ना। अगला है बनावली। बनावली के बारे में ज़्यादा कुछ है नहीं। इसके खोजकर्ता का नाम है रविंद्रनाथ बिष्ट, हरियाणा। देखिए इस हरियाणी वो लोग कैसे बोलते हैं? बनावली इस टाइप का बोलते हैं ना, तो वैसे रिलेट करके इसको याद रख लीजिए, है ना। तो बनावली हरियाणा, हिसार जिले में सरस्वती नदी के पास ये स्थित है। प्राप्त अवशेष में क्या है? हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, या फिर मिट्टी का बना हुआ हल, इस तरीके से भी लिख दिया जाता है। तो मिट्टी का बना हुआ हल हमको बनावली से प्राप्त हुआ। इसके अलावा उन्नत किस्म के जौ बनावली से हमको प्राप्त हुए हैं। अगला है धौलावीरा। धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफेद कुआं। रविंद्र बिष्ट ही इसी को खोजे, इसको भी। और इसकी अवस्थिति कहाँ पर है? गुजरात के कच्छ में खदीर बेट नदी के पास। ये जो धौलावीरा है, इस धौलावीरा में सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि क्षेत्रफल वाइज जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता के नगर थे, चाहे हम हड़प्पा की बात करें, मोहनजोदड़ो की बात करें, जितने भी नगर थे, तो जो धौलावीरा है क्षेत्रफल वाइज सबसे बड़ा नगर है ना। तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा धौलावीरा भारत का सबसे बड़ा प्राचीन स्थल इसलिए माना जाता है। और धौलावीरा को 3 भागों में बांटा गया था। ये 3 भागों में विभाजित था। सबसे जो ऊपर का हिस्सा था वो दुर्गा भाग, जहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उस समय के जो शासक वर्ग है वो निवास करते थे। बीच के भाग को मध्यमा कहा गया और निचला भाग एक तीसरा भाग हो, है ना। अब यहाँ पे अवशेष क्या क्या मिले? सिंधु लिपि का सबसे बड़ा साक्ष्य मिला। सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख यहाँ पर मिला, जिसको कहा जाता है सिंधु लिपि का सबसे बड़ा साक्ष्य। एकमात्र स्टेडियम अर्थात खेल का मैदान यहाँ से बरामद हुआ। जल संरक्षण की तकनीक यहाँ से हमको देखने को मिला। 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, 3 भागों में विभाजित किया जाने वाला एकमात्र शहर, सबसे बड़ा शहर। ऐसे आप कुछ कुछ फैक्ट है जो पूछा जाता है, जिसको याद रखेंगे। अब जो भी शहर हमने पढ़ा इस मैप में आप देखेंगे, इस मैप में आपको सब कुछ लिखा हुआ दिख रहा होगा। तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद जूम करके मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगा यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, इसको एक बार रिवीजन करेंगे जो जो भी हमने अभी पढ़ा। तो चलिए
यहाँ से आते हैं। हड़प्पा के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर है, और हड़प्पा के बारे में हमने ये पढ़ा कि ये आपका पंजाब, पाक, मोंटगोमरी जिला के आसपास है, और 1921 में दयाराम साहनी ने इसको खोजा। ठीक है। इसके बाद सिंधु नदी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? सिंधु नदी के आसपास जो शहर बसा है वो है आपका मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। और मोहनजोदड़ो के बारे में हमने पढ़ा कि विशाल स्नानागार, कांस्य नर्तक की मूर्ति यहाँ से मिला, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ के जो सिक्के हैं वो यहाँ से मिला। 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसको खोजा। सिंध प्रांत पाकिस्तान लड़काना जिले में स्थित है। चन्हुदड़ो के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? चन्हुदड़ो के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। 1931 में इसको एन गोपाल मजुमदार के द्वारा खोजा गया, और ये चन्हुदड़ो जो है वो औद्योगिक नगर है सिंधु घाटी सभ्यता का, और मनके बनाने के कारखाने चन्हुदड़ो से ही मिला। फिर इधर आते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बनावली के बारे में हमने पढ़ा था कि मिट्टी का बना हुआ हल, जौ इत्यादि बनावली से मिला। 1974 में इसको रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा खोजा गया, जो कि अभी हरियाणा में अवस्थित है। हरियाणा में एक और जगह है राखीगढ़ी। कई बार राखीगढ़ी कहाँ पर स्थित है पूछा जाता है, तो हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा जैसे पंजाब में अब बात करेंगे तो एक रोपड़ करके जगह था, जो कि सिंधु घाटी काल का सभ्यता का काल का है, और ये सतलज नदी के तट पर स्थित। कौन सा? रोपड़। ठीक। अब इधर आते हैं घग्गर नदी के तट पर कालीबंगन। इसको कालीबंगा भी कहा जाता है, और ये 1953 में अमलानंद घोष की तरफ खोजा गया। राजस्थान गंगानगर के आसपास ये है। यहाँ से क्या क्या हमको मिला? जूते हुए खेत, अग्नि हवन कुंड। ठीक। फिर आते हैं यहाँ पर गुजरात में, तो गुजरात में धौलावीरा, लोथल, इस दो आप महानगर को याद रखेंगे। तो धौलावीरा कच्छ के आसपास है, जिसको रविंद्र सिंह बिष्ट ने 1990-91 में खोजा। और धौलावीरा में सबसे बड़ा नगर ये है, आपको याद रखना है क्षेत्रफल वाइज। और यहाँ से खेल का मैदान जो है, एकमात्र खेल का मैदान यहीं पे मिला, और इसके अलावा 3 भागों में विभाजित किया हुआ इकलौता शहर धौलावीरा। ठीक है। फिर आते हैं लोथल में, तो लोथल, ये जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था, और 1955 में रंगनाथ राव के द्वारा इसको खोजा गया, जो कि गुजरात के अहमदाबाद के आसपास स्थित है। इसके साथ साथ जैसे लोथल तो बंदरगाह था ही, सुतकोतड़ा जो कि गुजरात के आसपास था, इसको भी, सुतकोतड़ा को भी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह माना जाता है, या फिर सिंधु घाटी का दूसरा बंदरगाह कहाँ पर है ऐसे पूछा जाए तो सुतकोतड़ा। ठीक। अब यहाँ पर गुजरात के ये लोथल जो है, इसी के आसपास एक रंगपुर करके भी आप याद रख लीजिएगा। और लोथल और रंगपुर, इन दोनों से सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास की अगर हम बात करें तो चावल के साक्ष्य मिले। ठीक। तो आपको मैंने जितना पढ़ाया था इस मैप से मैंने आपको क्या क्या रहा, रिवीजन करवा दिया। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है, और इसी तरीके से आपको नोट्स बनाना है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य फैक्ट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि वहाँ की सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, नगरीय व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सामाजिक व्यवस्था, जैसे अभी 4 वर्ण हम पढ़ते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 वर्ण में बांटा तो गया था, लेकिन ऐसा नहीं बांटा गया था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य करके, ऐसा नहीं बांटा गया था। वहाँ पर जो सबसे ऊपर होता था उसको विद्वान। ठीक है। तो 4 कैटेगरी में कौन कौन सा? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ऐसे 4 वर्णों में बटा हुआ था। और जो संभवतः जो सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था की हम बात करें तो पितृसत्तात्मक नहीं, मातृसत्तात्मक था। ठीक। नगर नियोजन की बात करें तो बहुत ही विकसित, डेवलप्ड नगर हुआ करता था। सड़कें बहुत चौड़ी होती थी, एक दूसरे को काटती थी 90 डिग्री पर, है ना, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। और इसके अलावा जो उत्तम नाली की व्यवस्था वगैरह होता था। तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। यह नगरीय सभ्यता थी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये हो गया। घरों तथा नगरों के विन्यास के लिए ग्रिड पद्धति, ग्रिड मतलब कुछ इस तरीके से ग्रिड पद्धति अपनाई गई थी। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था, चौड़ी सड़कें, सड़क एक दूसरे को समकोण बनाकर काटती थी, जैसे आजकल होते हैं ना चौक वगैरह, एकदम अच्छे से उस तरीके से। नगर 2 हिस्सों में बटा हुआ था। ऊपरी भाग के चारों ओर परकोटा ऊंची दीवार थी। जो ऊपर के भाग थे इस तरफ चारों दीवार हो गया, और यहाँ पर शासक वर्ग के लोग रहते थे। परकोटा मतलब चारों तरफ एक सेफ्टी की तरफ मान के चलिए दीवार होता था, और दुर्ग बना होता था, मतलब किला बना होता था ऊपरी वाले भाग में। ठीक है। जिसमें शासक वर्ग निवास करते थे। ठीक है। तो ऊपर वाले भाग में
शासक लोग निवास करते थे, निचले भाग में सामान्य नागरिक निवास करते थे। कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर सभी जगह पक्की ईंटों से बनी हुई है। तो पक्की ईंट, जैसे आज के डेट में हम पक्की ईंट उपयोग करते हैं, तो पक्की ईंटों का उपयोग पाया गया था। कालीबंगा और रंगपुर, ये दो जगह पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। और पक्की ईंटों का कई बार आकार पूछ दिया जाता है, तो पक्की ईंटों का आकार लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के हिसाब से अगर आप देखें तो 4:2:1 था। ये अनुपात भी आपको याद रखना है। अगला है राजनीतिक जीवन। तो राजनीतिक जीवन की हम बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता राजतंत्रात्मक न होकर प्रजातंत्रात्मक थी। ऐसा नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, प्रजातंत्रात्मक, प्रजा जिसको शासक चाहे वो शासक बनता था। अगला है धार्मिक जीवन। तो मातृसत्तात्मक हमने देखा था, मातृदेवी अर्थात धरती माता की पूजा करते थे। हमने देखा था कि इसके सिक्कों पर पशुपतिनाथ अर्थात शिव का जो मूर्ति है वो पाया गया, अंकित किया गया पशुपतिनाथ को। तो पशुपतिनाथ को पूजते थे, ऐसा हम यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। कुबड़ वाला बैल इनके लिए विशेष पूजनीय था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुबड़ वाला बैल इनके लिए विशेष पूजनीय था, तो इसको याद रखेंगे। तंत्र मंत्र, भूत प्रेत इत्यादि को मानते थे, ताबिज इत्यादि ये पहनते थे, सब में विश्वास था इनका। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर में स्वास्तिक का अंकन, जिसे सूर्य पूजा का प्रतीक भी माना जाता है। लिपि की हम बात करें तो इनकी लिपि देखेंगे कुछ इस प्रकार से इनकी लिपि थी, जिसको आज तक नहीं समझा गया। इस तरीके के लिपि को पिक्टोग्राफ, भाव चित्रात्मक कहते हैं। तो लिपि भाव चित्रात्मक अर्थात कुछ भावना प्रकट कर रही इस तरीके से, है ना, भाव चित्रात्मक। हड़प्पा लिपि को क्या कहते हैं हम, भाव चित्रात्मक थी, जो दाएं ओर से बाएं ओर, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। हड़प्पाई लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह हैं। इस लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र यू आकार, आप देखेंगे सबसे ज़्यादा जो है यू आकार के चित्र आपको देखने को मिलेगा, और मछली का आकार सबसे ज़्यादा प्राप्त हुआ है। सबसे विशेष जानवर या फिर पशु के बारे में भी बात करें तो मछली आप याद रख लीजिए, ठीक है। मुहरे के बारे में हम बात करें तो मुहरे सेलखड़ी की बनी होती थी, सफ़ेद रंग का एक सॉफ्ट पत्थर, मृदु पत्थर जिसको हम कहें होता है सेलखड़ी। तो सेलखड़ी से मुहरे बनी होती थी, और ये चौकोर होती थी ना कि गोल। तो क्या होती थी, चौकोर। कहीं कहीं पर आयताकार भी लिखा होता है, तो अगर ऑप्शन में चौकोर ना होकर आयताकार हो तो आप आयताकार भी ले सकते हैं, लेकिन गोल नहीं होता था, है ना। मुहरे पर क्या क्या अंकन होता था, देवी देवता जैसे पशुपतिनाथ है, ये पेड़ पौधा, पशु में गाय को छोड़कर मछली, ऐसे अन्य अन्य पशु भी वहाँ पर देखने को मिलता था, लेकिन गाय नहीं था। मापने की इकाई तो 16 के अनुपात में ये मापते थे। मापन इकाई कितने अनुपात में, 16 के अनुपात में। धातु का कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था, तांबा, कांसा, पीतल आदि का प्रयोग करते थे। ऐसा माना जाता है कि लोहे का ज्ञान इनको नहीं था। पशुपालन में कौन कौन से पशुओं का पालन ये करते थे, बैल, भैंस, बकरी इत्यादि। घोड़े का प्रयोग नहीं, है ना। हालांकि शुद्ध कोतड़ा में घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन घोड़े का उपयोग ये नहीं करते थे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो क्या उपयोग नहीं करते थे वो भी आपको ध्यान में रखना है, वो पूछ दिया जाता है। मुख्य फसल में गेहूं, जौ इत्यादि, मोटे अनाज इत्यादि, है ना। चावल संभवतः प्रयोग में नहीं करते थे। और चावल का साक्ष्य कहाँ पर मिला ये पूछा जाता है, तो रंगपुर और लोथल गुजरात के आसपास, यहाँ पर चावल के प्रमाण मिले हैं। किसकी ये खेती करते थे, तो कपास उगाने वाले संसार के प्रथम, ठीक है। और यूनानी कपास को सिंडोन कहते थे। कई लोग ऐसे भी अंदाजा लगाते हैं कि इसी सिंडोन से कपास की खेती ये करते थे। तो सिंडन से सिंधु सभ्यता ऐसा भी कहा गया, और सिंडन से ही हिंडन हुआ, और बाद में यहाँ के लोगों को हिंदू कहा गया। ऐसे बहुत सारे तर्क लगाए जाते हैं। तो कपास उगाने वाले संसार में प्रथम। समकालीन सभ्यता, इस सभ्यता के समकालीन सभ्यता की हम बात करें तो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया सभ्यता, सुमेर की सभ्यता, ये सब जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के आसपास की सभ्यता है। और एक और फैक्ट है कि मेसोपोटामिया वासी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहकर पुकारते थे, तो मेलुहा कहकर पुकारते थे। अन्य महत्वपूर्ण ऐसे फैक्ट जो पूछे जा सकते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में
मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, तो मिठास के लिए वे शहद का उपयोग करते थे। बर्तन के लिए आग में पकी हुई मिट्टी जिसको टेराकोटा कहा जाता था, तो टेराकोटा का प्रयोग करते थे। सर्वाधिक प्रचलित पशु चिन्ह मछली का प्रयोग करते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी कालीन नगर कहीं से मिला, तो गुजरात से मिला है। गुजरात के जो 4 प्रमुख नगर हैं वो है लोथल, धौलावीरा, सुदकोतड़ा और आपका रंगपुर। सुदकोतड़ा दूसरा बंदरगाह था, पहला लोथल। सुदकोतड़ा से हमने देखा था कि घोड़े के अवशेष मिले थे। बिना दुर्ग के एकमात्र स्थल चन्हूदड़ो, क्यों? क्योंकि चन्हूदड़ो औद्योगिक नगर था, जिसके कारण वहाँ पर कोई दुर्ग नहीं मिला। सिंधु सभ्यता एक अधिशेष अर्थव्यवस्था थी। अधिशेष का मतलब क्या है? जैसे अगर हम बात करें, एक संपन्न अर्थव्यवस्था थी, उनके पास इतना अन्न था जो आज के साथ साथ आगे के लिए भी, अधिशेष मतलब अतिरिक्त, वो स्टोर करके रखते थे। आज ऐसा नहीं है कि आज हमारे पास कल के खाने के लिए आटा नहीं है, बस आज जैसे तैसे खाएंगे, है ना। वो संपन्न थे, स्टोर करके रखते थे। तो अधिशेष अर्थव्यवस्था मतलब आज के लिए पैसा है ही, आगे जीने के लिए भी पैसा है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम अधिशेष अर्थव्यवस्था कहते हैं। पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति इत्यादि प्रचलित भी थी। एक और फैक्ट ध्यान में रखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो कैसे हो गया, तो इसको लेकर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग तर्क है। सबसे ज़्यादा प्रचलित है कि बाढ़ वगैरह के कारण हुआ है। तो अलग अलग विद्वान, जैसे आप देखेंगे, गार्डन, चाइल्ड एवं व्हीलर ने कहा कि बाह्य एवं आर्यों के आक्रमण के कारण। जॉन मार्शल ने कहा बाढ़ के कारण। तो जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मैके एवं SR राव, इन तीनों ने बाढ़ के कारण कहा, जो कि सबसे ज़्यादा ये माना जाता है। इसके अलावा ऑरेल स्टेन, अम्लान घोष ने कहा जलवायु परिवर्तन के कारण। MR साहनी ने कहा भूतावित्तिक परिवर्तन, जल प्लावन इत्यादि के कारण। जॉन मार्शल ने कहा प्रशासनिक शिथिलता, और KUR कैनेडी ने कहा प्राकृतिक आपदा। तो बाढ़, ये जल प्लावन, ये सब याद रख लेना। तो यहाँ से इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो जो पूछा जाता है, हर एक फैक्ट हमने अच्छे से कवर किया। इतना पढ़ लीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से बहुत कुछ हमने मान के चलिए पढ़ लिया, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप पेड क्लासेस खरीदना चाहते हैं तो वो आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।